हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश मीडियम की क्लास है दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड यूनियन एक्ट्स को। हिंदी में हम ट्रेड यूनियन एक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में हम पढ़ने वाले। और मैं बार बार अपने सारे फ्रेंड्स से बोल रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के, कि आप परेशान ना हो। यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए जो है जितना भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडियन पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में भी कराए जा रहे हैं। तो आप सभी परेशान ना हो, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देखें, सारे लेक्चर्स को हमने वहाँ पर रखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले ट्रेड यूनियन एक्ट की, जो कि 1926 में आया था। ट्रेड यूनियन एक्ट जो कि 1926 में एग्जिस्टेंस में आया था। अब ट्रेड यूनियन बनाने का पर्पज़ क्या था दोस्तों? देखिए, ट्रेड यूनियन बनाने के पीछे पर्पज़ ये था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनके प्रॉब्लम्स को, या उनके जितने भी एजेंडाज हैं उनको ले जाकर किसके सामने रख पाए? एम्प्लॉयर के सामने रख पाए। होलसमली यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर द वर्कर्स। सो ट्रेड यूनियन बॉडीज आर द रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर द वर्कर्स, है ना। दे आर फॉर द वर्कर्स, दे आर बाय द वर्कर्स, मीन्स ट्रेड यूनियंस आर सिलेक्टेड बाय द वर्कर्स, है ना। ट्रेड यूनियन आर सिलेक्टेड बाय द वर्कर्स, दैट इज वाई ट्रेड यूनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट को। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट को कोई भी डाउट होते तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आपको इस सभी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ डू फाइंड a link of telegram group in the description box as well as in the comment section. I have pinned that message. Okay guys, and please do find all the videos there. Make sure you join there successfully. So short title, extend और कमिटमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं शॉर्ट टाइटल की। सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1926। शॉर्ट टाइटल में द एक्ट इज नोन एज द ट्रेड यूनियन एक्ट, केम इन 1926, सो इट इज द ट्रेड यूनियन एक्ट इटसेल्फ फॉलोड बाय 1926। सेकेंड थिंग, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है ना, वो सारे के सारे इंडिया में है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेट का जो एक टैग था वो हट गया है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 370। ठीक है, तो 2019 से ये चीज़ क्या हो चुकी है दोस्तों, अब खत्म हो चुकी है। ये भी आपके माइंड में रह जानी चाहिए, क्लियर। और ये कब से अप्लाई होती है? उस डेट से अप्लाई होती है जिस डेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है अपने गैजेट में, है ना। फ्रॉम द डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई इन इट्स गैजेट, द एक्ट विल बी कम इन टू फोर्स। हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। हम सबको पता है कि जब भी कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं। क्यों होती है एक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन? ये चीज़ मैं बार बार आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताता रहा हूँ कि कभी भी एक्ट के मिसयूज़ को रोकने के लिए, है ना, एक्ट की लैंग्वेज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो उस एक्ट के मिसयूज़ को रोका जाए, इसलिए क्या किया जाता है, एक्ट में जितनी भी वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है, ताकि उनका मिसयूज़ ना किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम हर एक लॉ में डिस्कस करते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द एप्लीकेशन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जो इस एक्ट को एप्लीकेबल कराएगी, ठीक है ना, उसको आगे इन्फोर्स कराएगी। तो होलसमली जो इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट बॉडी, वो कहलाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मोस्ट कॉमनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात आती है एग्जैक्टिव की। तो एग्जैक्टिव भी एक ऐसी टर्म है जो कि इस एक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो एग्जैक्टिव क्या होता है? तो इट मीन्स द बॉडी by whatever name called to which the management of the affairs of the trade union is entrusted, मतलब जिसके थ्रू जो ट्रेड यूनियन के गवर्नमेंट होंगे दैट विल गेट entrusted, या जिसके थ्रू जो ट्रेड यूनियन के जितने भी इश्यूज़ होंगे, रजिस्ट्रेशंस होंगे, वो सब किए जाएंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव्स बोलेंगे। बात करते हैं रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रजिस्ट्रार ही वह पर्सन होता है जिसके पास जाकर कुछ लोगों का ग्रुप एज अ ट्रेड यूनियन यदि रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उनको जिस पर्सन के पास जाना पड़ेगा वो पर्सन ही रजिस्ट्रार कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन जरा समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रार क्या है। तो रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ऑफ अ
ट्रेड यूनियंस अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, याद रखेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर दिया अंडर द सेक्शन 3, एंड इंक्लूड एनी एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस, और इसकी हेल्प के लिए एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी इनको दिया जा सकता है। रजिस्ट्रार का बेसिकली काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड यूनियन बनाना चाह रहे हैं, दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी बॉडी के पास जाना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट करेगा, उसको ऑथोराइज करवाएगा और आपको अंडर द रजिस्टर एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो ये काम करने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है दैट इज़ नोन एज रजिस्ट्रार। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि द अपॉइंटमेंट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो सबसे पहली बात आती है गवर्निंग बॉडी की, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही वो गवर्निंग बॉडी होगी जो रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट के बाद जितने चाहे उतने एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट कर सकती है, जितने चाहे उतने एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस जो है वो ले सकती है। ठीक है, जितने की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि दे आर फिट एंड दे आर नीड, ठीक है, वो कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सुप्रिटेंडेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, मतलब जो होता है जितने भी एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं ये सारे के सारे रजिस्ट्रार के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, और सारी जो पावर्स होती है वो रजिस्ट्रार के पास होती हैं। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है गाइज वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी को जो जाना चाहती है एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, उसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि 7 और मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको याद रखेंगे कि कम से कम 7 पर्सन्स होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो जब 7 लोग का एक ग्रुप बनेगा और वो जाएगा किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। किसके पास जाएंगे वो, सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और वहाँ पर वो अपना ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट करेंगे। अब ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। अब उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्या क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनिए। उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है सारे मेंबर्स, जितने भी 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशंस होती है, उनके नेम्स होते हैं। ठीक है, और उनके नेम्स होते हैं, उनके बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो 7 लोग गए हैं, ठीक है ना, जो 7 के 7 लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर बनना चाह रहे होते हैं, उनके साथ ये एक क्लॉज होता है कि वो किसी भी बेनिफिशरी पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे, किसी भी बेनिफिशरी पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब या लाभ। तो कैसे भी किसी भी बेनिफिशरी जो पोस्ट होगी उसको वो होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 7 लोग होने ज़रूरी है, तभी रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेड यूनियन का वो पॉसिबल है। तो एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस मे बी सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड बाय अदरवाइज कंपाइलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है बेसिकली जो मैंने आपको बताइए। अब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो इसमें एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो होते हैं क्लॉज रखे होते हैं, उन सभी को कम्प्लीटली फिल करना होता है और उनको फिल करने के बाद ही वो 7 मेंबर्स कहाँ पर जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, उस फॉर्म को अपने सबमिट करते हैं। ठीक है, तो एवरी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार। क्लियरली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो सारी की सारी रजिस्ट्रार के थ्रू ही होंगी, है ना। एंड शैल accompany a copy of the rules of the trade union and the statement of the following particulars namely। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास जब जो जाएंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके तो उसके साथ क्या होना चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए उनके पास। रूल बुक मतलब जिस ट्रेड यूनियन को वो बनाना चाह रहे हैं उस ट्रेड यूनियन की एक रूल बुक होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उनके पास पहले से। उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेके जाना होगा, है ना। और यदि वो ऐसा नहीं करते, उनके पास
रूल बुक नहीं होती रजिस्ट्रेशन के समय तो डेफिनेटली वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रेशन को जो है वो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रार। ये सारी की सारी पावर रजिस्ट्रार के पास ही होती है। तो जब फॉर्म भर के आप ले जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चाहिए, द नेम्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नेम होगा आपके ट्रेड यूनियन का भी जो आपको अपने ट्रेड यूनियन को देना चाहते हैं, साथ में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनका नेम, उनके ऑक्यूपेशंस, उनके एड्रेस, है ना, उनके एड्रेस। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, उनके नेम्स, उनका ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड द एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन का आप नेम क्या रख रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ट्रेड यूनियन का एक नेम आपको रखना होगा जो कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने से मतलब ट्रेड यूनियन का आप ऐसा नेम नहीं रख सकते जो पहले से किसी और ट्रेड यूनियन के पास है। फॉर एग्जांपल यदि कोई एक ट्रेड यूनियन आपसे पहले रजिस्टर हो चुकी है और आपका नाम यदि वैसा ही है जैसा कि पहले किसी ट्रेड यूनियन का नाम है, पहले से रजिस्टर्ड किसी ट्रेड यूनियन का नाम है, तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द टाइटल, नेम्स, एज, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बेरियर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के जितने भी ऑफिस बेरर्स होंगे उन सभी के बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी, जैसे उनके नेम्स, उनके एजेस, उनकी एड्रेसेस, उनकी पोस्ट, कि आप उनको कौन कौन सी पोस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी चीज़ें आपको जो है वो देनी होंगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा और क्या देना होगा आपको कि वेयर अ ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन द एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर द मेकिंग ऑफ एन application of its registration, this shall be delivered to the registered together with the application a general statement of the asset and the liabilities of the trade union, perhaps in the such form of containing such particular as may be prescribed। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये बात कर रहा है, जो पहला पॉइंट था ये बात कर रहा है कि आपने अभी ट्रेड यूनियन नहीं बनाई है, आपने 7 लोग जोड़े और आपने सोचा कि मैं ट्रेड यूनियन बनाता हूँ, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और जैसे आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी एक रूल बुक लेके जानी पड़ेगी जो आप पहले से बना के रखेंगे कि आपकी जो ट्रेड यूनियन होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, वो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। उसके बाद जो आपका फॉर्म होगा उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के नेम होने चाहिए, उनकी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए, उनके एड्रेस होने चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियन का नेम और उसका एड्रेस होना चाहिए हेड ऑफिस का, और जितने भी लोग हैं उनको आप कौन कौन सी पोस्ट अलॉट कर रहे हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट ये बोलता है आपका यहाँ पर कि मान लीजिए आपने पहले ही कोई ट्रेड यूनियन बना लिया था और अब 1 साल के बाद आप ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, मतलब इनफॉर्मली आपने एक ट्रेड यूनियन जो है वो बना लिया था, लेकिन अब आपको उसको रजिस्टर कराना है तो अब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, यदि आपको ट्रेड यूनियन चलाते हुए 1 साल हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक छोटा मोटा या लमसम फंड जरूर होगा, क्योंकि बिना फंड के तो आप ट्रेड यूनियन चला नहीं सकते। तो आपके पास फंड होगा, आपने कुछ असेट रिक्वायर करे होंगे, आपकी कुछ लायबिलिटीज़ बन गई होंगी। तो यदि आपको ट्रेड यूनियन चलाते हुए कुछ समय हो चुका है तो आपको क्या करना होता है, आपको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपनी असेट, लायबिलिटीज़, प्रॉपर्टी और आपने जितना भी कैश या अमाउंट जो कलेक्ट किया हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रखनी होती है, और यदि आप ऐसा करने में फेल होते तो आपका ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन फिर नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस टू बी कंटेन इन द रूल ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन की आप रूल बुक बनाएंगे, ट्रेड यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, सबसे पहले द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, आपके ट्रेड यूनियन का नेम उसमें होना चाहिए। और नेम के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी ट्रेड यूनियन का नेम होगा वो यूनिक होगा, मतलब पहले से किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नेम पर आप अपना नया ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, है ना। और फिर आपको वो ऑब्जेक्ट मेंशन करना होगा जिस पर आपका जो ट्रेड यूनियन है वो बना हुआ है ना। इनिशियल ऑब्जेक्ट आपको अपना जो विज़न है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद द होल पर्पस फॉर विच द जनरल फंड ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल, और वो सारे के सारे पर्पस आपको इंक्लूड करने होंगे, बताने होंगे, जिनके लिए आप ट्रेड यूनियन का जो फंड है उसको यूज़ कर सकते हैं, या वो एक्सपेंसेस आपको बताने होंगे जहाँ जहाँ पर आप ट्रेड यूनियन के फ़ंड को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। और जितने भी पर्पस होने चाहिए वो लॉफुल होने चाहिए और एक्ट के अंदर होने चाहिए। मतलब आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बता सकते
कि भाई हम इस चीज़ के लिए खर्च करेंगे, और वो चीज़ ऐसी ना हो कि लॉफुल ना हो या लीगल ना हो या फिर वो एक्ट के अंदर ना आती हो। मतलब एक्ट में कुछ चीज़ें डिसाइड करके दी गई हैं कि आप अपने फंड को इतनी जगह खर्च कर सकते हैं, तो आप जो लिस्ट देंगे उसमें उन्हीं में से कोई चीज़ होनी चाहिए। वो एक्ट जितनी चीज़ें बोलता है उसके बाहर कहीं यदि आप फंड खर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द इंस्पेक्शन देयर ऑफ बाय द हेड बाय द ऑफिस बेरियर्स एंड द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो देखिए, जो ट्रेड यूनियंस के लिए मेंबर्स के लिए आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उन सभी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देनी होती है। इसके अलावा द एडमिशन ऑफ द ऑर्डिनरी मेंबर्स हु शैल बी द पर्सन एक्चुअली engaged or employed in the industry with which or the trade union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary members of the office bearers required under the section 22 from the executive of the ट्रेड यूनियंस। तो यहाँ पर बात होती है कि जब उन सारे लोगों के एडमिशन की जानकारी देनी होगी जो ट्रेड यूनियन में आना चाहते, जो पहले से एम्प्लॉयड हैं उस ट्रेड यूनियन के अंदर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा वो सारे लोग जितने भी टेम्परेरी या परमानेंटली आएंगे जो कि कुछ स्पेशल पोस्ट को हेल्ड करेंगे अंडर द सेक्शन 22 की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट विच सेल नॉट लेस देन 25.9 पैसे पर मंथ पर मेंबर। यहाँ पर एक चीज़ और बात करी गई है कि जो सैलरी होगी वो 25,000 नए पैसे से 25 नए पैसे पर मंथ से कम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर बात करी जा रही है सब्सक्रिप्शन फ़ीस की। किसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस की? मतलब जितने भी लोग उसमें जुड़ेंगे, जितने भी मेंबर्स जुड़ेंगे, उन्हें क्या करना होगा? पर मंथ एक मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होगी जो 25 होगी। कितनी होगी? 25 पैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे पर मंथ होगी। ये ट्रेड यूनियन में जुड़ने की जो है एक फ़ीस रहेगी। इसके अलावा एक और कंडीशन की बात करी गई है मेंबर्स के लिए, है ना, कि एनी बेनिफिट एश्योर्ड बाय द रूल्स एंड अंडर विच एनी फाइन और फ्रंटियर मे बी इम्पोज्ड ऑन दी मेंबर्स। तो मेंबर्स को जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बेनिफिट्स तो मिलेंगे, इसके अलावा जो भी फ्रंटियर ऑफ फाइन्स हैं वो भी उन पर इम्पोज किए जा सकते हैं इन एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स, इन एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे, है ना। तो द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एनुअल ऑडिट इन सच अ मैनर इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड of the accounts thereof and the adequate facility for the inspection of the account books by the office bearers and the member of the trade union। तो यहाँ पर बात करी गई है कि हर एक जो ट्रेड यूनियन होता है उस ट्रेड यूनियन के अपना एक फ़ंड होता है, तो उस फंड को सही तरीके से रखना, ठीक है, उसका एनुअल ऑडिट कराना, ठीक है, और उसके इंस्पेक्शन के लिए जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्हें सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? ट्रेड यूनियन की। मतलब ट्रेड यूनियन के फंड को आप यहाँ वहाँ कहीं भी खर्च नहीं कर सकते, उसका आपको हर साल एक एनुअल ऑडिट कराना होगा जिसमें आप सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो खर्च की थी, ठीक है, कहीं कोई इलीगल एक्सपेंस या इलीगल फंडिंग तो नहीं आपने की, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट, द मैनर इन विच ट्रेड यूनियन में बी डिसॉल्व्ड। अब हम बात करते हैं पावर टू कॉल the further particulars and to require the alteration of the name। अब होता क्या है, अब हम उन पावर्स की बात करने वाले हैं जिनमें कुछ और फर्दर चेकिंग्स की जा सकती हैं या फिर नाम के अल्टरेशन की बात करी गई है। फर्दर चेकिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप आए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, आपने रजिस्ट्रार को अपना फॉर्म दिया, रजिस्ट्रार ने उस समय तो आपका फॉर्म रख लिया, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि लेटर वो क्या कर सकता है? उन सारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकता है जो आपने सबमिट किए हैं, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल हो कि आपने अभी जो डॉक्यूमेंट किए वो बाय द टाइम रजिस्ट्रार उन्हें इतने अच्छे से जज ना कर पाओ, लेकिन बाद में पता चल सकता है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो सारे फेक थे, बायस्ड थे, ठीक है। या फिर आपने जो नेम दिया हुआ है, मान लीजिए वो नेम किसी और से मैच कर जाता है, मान लीजिए जो आपने नेम दिया हुआ है वो नेम किसी और से मैच कर जाते हैं। नेम मैच करने की बात आई है तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है
तो उस ट्रेड यूनियन का नेम एक स्पेशल रजिस्टर में लिखा जाता है, और वो रजिस्टर एक वैसा रजिस्टर होता है जिसमें सारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम होता है। तो एक स्पेशल रजिस्टर होता है रजिस्ट्रार के पास, जिसमें वो हर उस ट्रेड यूनियन का नेम लिखता है, जो कि रजिस्टर हो जाती है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास पावर क्या होते हैं कि रजिस्ट्रार के पास पूरे पावर होते हैं कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, या अपने आप को सेटिस्फाई करने के पर्पस से वो क्या कर सकता है, जो भी एप्लीकेशन सबमिट करी गई है ना, उसको वापस से रिव्यू कर सकता है, और ये पावर उसको सेक्शन 5 देता है ट्रेड यूनियन एक्ट का। ठीक है, और सेक्शन 6 भी से ये क्या करता है, पावर देता है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको सप्लाई करी गई है उस सारे इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, है ना, कि कहीं जो डॉक्यूमेंट है वो फेक तो नहीं है, या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। तो उसको चेक और रिव्यू करने की पावर जो है वो रजिस्ट्रार के पास है। ठीक है, इसके अलावा ये नेम के लिए भी एक प्रोविज़न है कि मान लीजिए जो नेम है ट्रेड यूनियन का वो ऑलरेडी किसी और रजिस्टर्ड आइडेंटिकल ट्रेड यूनियन से मैच करता है। मान लीजिए जो आपने अपने ट्रेड यूनियन का नेम रखा वो ऑलरेडी किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से मैच करता है, तो इन केस क्या होगा, आपका जो नेम होगा रजिस्ट्रार आपसे बोल सकता है कि आप अपने नाम को चेंज करिए। ठीक है, और यदि आप अपने नाम को चेंज नहीं करेंगे तो इन दैट केस जो अल्ट्रेशन की बात तो कर ही सकता है, अल्ट्रेशन यदि बना दिया गया तो वो रजिस्टर में आपके नाम को अपडेट कर देगा। इन केस यदि आप मना कर देते हैं नाम को चेंज करने के लिए, तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो आपके नाम, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर सकता है। मतलब पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया सक्सेसफुली, लेकिन लेटर यदि पता चलता है रजिस्ट्रार को कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो गलत हैं, तो भी वो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है। और यदि आप अपने नेम को नहीं बदलते तो भी वो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये पावर आपके रजिस्ट्रार के पास होती है। मेक अ नोट ऑफ इट गाइस। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो यदि जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है सारी चीज़ों से कि हाँ भाई आपने जो पेपर्स दिए हैं वो भी सही है, आपका नेम भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो कंपाइल्ड हो जाती हैं प्रॉपर्ली, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर जाती हैं स्टैंडर्ड से जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट बोलता है, तो उस केस में जो ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर कर दिया जाता है और उसको एक एंट्री दी जाती है रजिस्टर में, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, एक स्पेशल रजिस्टर में एंट्री दी जाती है। ठीक है, और उस रजिस्टर के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, जिसमें आपको एज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। मान लीजिए रजिस्ट्रार पूरी तरह से सेटिस्फाई है आपके नेम से भी, आपके पेपर से भी, है ना, और उसने आपका नाम उस अथॉरिटी रजिस्टर में लिख लिया है, तो अब वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक तरह का प्रूफ है कि आप एक सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तभी तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के बाद आपको डिग्री क्यों मिलती है? वो डिग्री एक चीज़ की इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि आप इस कॉलेज में गए थे, आपने ये कोर्स सक्सेसफुली पास या फेल किया है, व्हाटएवर। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ये देता कौन है? रजिस्ट्रार देता है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्रार के पास सेक्शन 8 के अंदर ये पावर होती है, सेक्शंस भी आप याद रखेंगे। रजिस्ट्रार के पास सेक्शन 8 के अंदर ये पावर होती है कि वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा। किसे करेगा? ये इशू करेगा ट्रेड यूनियंस को, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आई रिपीट वन थिंग कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाता है किसको? वो उन ट्रेड यूनियंस को जो सक्सेसफुली रजिस्टर करते हैं, जिनका नेम सही होता है, जिनके फॉर्म सही होते हैं, जिनके द्वारा प्रोवाइडेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। तो जो रजिस्ट्रार होता है वो सेक्शन 8 के अंदर अपनी पावर का यूज़ करते हुए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू करता है ट्रेड यूनियन को। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस चीज़ को प्रूव करता है कि ये XYZ जो ट्रेड यूनियन है ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो किन किन केसेस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है? ठीक है, मान लीजिए कि आप सारे पेपर्स देखे गए किसको? रजिस्ट्रार को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो सारी कंडीशन जिनमें ट्रेड यूनियन एक्ट को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो
ट्रेड यूनियन एक्ट की वो रिव्यू होती हैं, ठीक है, क्लियर, रिव्यू होती है और उसका वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो जाता है, तो इस केस में आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द रजिस्टर इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, मान लीजिए कि यदि जो रजिस्ट्रार है उसको ये चीज़ लगती है कि भाई आपने जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो फ्रॉड हैं या मिस्टेक हैं, तो वो ट्रेड यूनियन के केस को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और ये उसको कौन देता है पावर, ये पावर उसको सेक्शन 6 देता है। इसके बाद और कौन से राइट्स होते हैं, अब अपील कब कब कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाई वो ये देखिए, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपके रजिस्ट्रेशन फेल होने के लिए कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, 3 तरह की। एक तो आपका फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ना हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आपने जो सर्टिफिकेट दिए हैं और उनकी रिव्यू में रजिस्ट्रार इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये फ्रॉड है या मिस्टेक से लाए गए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। और तीसरा केस कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, जब रजिस्ट्रार आपसे नाम बदलने को बोलता है और आप नाम नहीं बदलते हैं, तो भी रजिस्ट्रार इस पावर रखता है कि वो आपके ट्रेड यूनियन के लाइसेंस को निरस्त कर दे, लाइसेंस को डिमोलिश कर दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपील की, ठीक है। तो अपील किस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीवेट बाय एनी रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन और बाय द विड्रावल और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अपील्ड। मतलब ये कि मान लीजिए, अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन, अब मान लीजिए किसी रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है, किसी रजिस्ट्रार ने क्या किया है, सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट अब यदि अपील करना है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो सर्टिफिकेशन कैंसिलेशन सही होता है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ रजिस्ट्रार ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए या किसी तरह की एक ब्राइब लेने के लिए क्या करते हैं, ब्राइब लेने के लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं। मान लीजिए सब कुछ जेन्युइन है और रजिस्ट्रार ही दिक्कत कर रहा है, इन दैट केस रजिस्ट्रार के अगेंस्ट भी तो अपील कर सकते हैं। तो कुछ केसेस यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जिनके थ्रू आप जो है वो अपील कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि कहाँ कहाँ आप ये अपील कर सकते हैं अगेंस्ट हिम। मान लीजिए आपको पता है कि भाई सब कुछ सही है और जानबूझकर इस रजिस्ट्रार ने कुछ गलत किया है, तो अब आपको अपील करनी है, तो आप कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट भी किस में, वो हाई कोर्ट जहाँ पर आपका हेड ऑफिस हो, मतलब मान लीजिए आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो एडिशनली असिस्टेंट जज हैं सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल या असिस्टेंट जज हैं जो सिविल कोर्ट में, आप उनके पास भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी जाकर इस चीज़ की अपील कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि जो कोर्ट है वो अपील को डिस्कस कर सकता है या पास कर सकता है ऑर्डर को, ठीक है, रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। दोनों चीज़ें हैं, ये डिपेंड करेगा कि जब आपकी प्रोसीडिंग्स होगी तो उस प्रोसीडिंग्स में कौन सही प्रूफ होता है, आपके डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये और ये सारी चीज़ जो होती है सेक्शन 9 के अंदर आती है, क्लियर। इसके अलावा फॉर द पर्पज ऑफ एन अपील अंडर सेक्शन 1 एन अपीलेट कोर्ट शैल so far may be follow the same procedure and have the same powers as it followed and has when trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 and may direct by whom the whole or any part of the cost of the appeal shall be paid and such costs shall be recovered as if they had been awarded in suit under the said code। मतलब ये है, यहाँ पर बात करी गई है सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 की, कि यहाँ पर यदि अपील करती है कोई ट्रेड यूनियन और वो ट्रेड यूनियन की जो अपील है वो गलत प्रूव होती, तो इन दैट केस ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बेयर्ड बाय द ट्रेड यूनियंस, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कुछ और स्पेशल क्लॉज की, जो कि सबसेक्शन 1 में आता है। सबसेक्शन 1 में ये बोलता है कि पर्सन है ना, पर्सन एग्रीवेट शैल हैव द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट and the high court shall for the purpose of such appeal have all the powers of an appellate court under the subsection 2 and 3 and the provisions of those subsections shall apply accordingly। आगे हम बात करते हैं certain act not apply to register of trade union। अब ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं,
जो जिनके अंदर नहीं होता, तो पहला सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 एंड द कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर? तो इन सब के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, दे शुड नॉट अप्लाई फॉर द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑन विच जर्नल फंड में बी स्पेंड। मतलब हम उन केसेस को डिस्कस करने वाले जहाँ पर जर्नल फंड जो है वो खर्च किया जा सकता है, स्पेंड किया जा सकता है। और किस जर्नल फंड की यहाँ पर बात हो रही है? मान लीजिए आपने सक्सेसफुली ट्रेड यूनियन बना लिए, सब कुछ सही तरीके से रजिस्टर हो गया है। अब आपने क्या किया है, एक फ़ंड इकट्ठा किया। एक यूनियन है तो उसके पास एक फ़ंड तो हो गई, तो अब उस फंड को किन किन केसेस में जो है वो यूज़ किया जा सकता है? तो ये यूज़ किया जा सकता है पेमेंट और सैलरीज़ में, अलाउंसेज में। किसके? ऑफिस वेयरर्स के। ऑफिस वेयर मतलब ट्रेड यूनियन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सैलरीज, अलाउंस और पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सपेंसेस कहाँ पर हो सकता है? ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, या ऑडिट फीस में, या जो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की यदि डिफेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, किसी भी तरह की डिफेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो उस डिफेंस या लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी ये फंड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा यदि किसी भी एम्प्लॉय को ज़रूरत है, ठीक है, तो उस एम्प्लॉय के लिए भी ये जो फंड है उसको यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? और किसी भी तरह के ट्रेड डिस्प्यूट को निपटाने के लिए भी ट्रेड यूनियन जो है इस फंड को यूज़ कर सकती है। ठीक है? इसके अलावा यदि कंपनसेशन प्रोवाइड करना मेंबर्स को किसी भी तरह के लॉस के केस में, तो भी वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अलाउंसेस देने होंगे मेंबर्स को इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, तब भी वो फंड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय के जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप वन वर्ड में याद रखेंगे कि एक एम्प्लॉय जो ट्रेड यूनियन के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, उनके जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी के लिए जनरल फंड यूज़ किया जा सकता है। सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर जनरल फंड यूज़ किया जा सकता है। और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको पे ऑफ करने के लिए भी इस फंड का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किन किन केसेस पर करी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो इस केस में कौन कौन से केसेस होते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है? जब वो ऑफिस बेयरर जो होता है वो फॉलोइंग केसेस में आता है। पहली चीज़ तो क्या है कि उसने 18 साल से कम एज का है। ऑफिस बेयरर जो होते हैं उनको कब कब हटाया जा सकता है ट्रेड यूनियन से? तो पहली चीज़, मिनिमम एज जो है वो 18 साल। यदि कोई 18 साल का नहीं है तो वह ट्रेड यूनियन से हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी पर्सन के ऊपर कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी भी तरह के कोर्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, है ना, उनमें से किसी भी कोर्ट के अंदर यदि उस पर इम्प्रिजनमेंट रहा है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप से। ठीक है दोस्तों, क्लियर? इसके अलावा कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है, और उसको यदि वो कन्विक्टेड है किसी भी तरह के केस में और उसको क्या है 5 साल या ज़्यादा का जो है वो सज़ा हो चुकी है, तो उसे भी क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अब देखिए इस एक्ट को मैं यहाँ पर हटाना चाहूँगा, इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट है ये आप एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको आप ना पढ़ें तो ही अच्छा है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 18 साल का ना हो, क्लियर, उसके अंदर किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट उसको मिला हो, या उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड यूनियन एक्ट के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट केस चल रहा हो। और चेंज ऑफ नेम, यदि मान लीजिए कोई भी जो ट्रेड यूनियन है वो अपने नेम को चेंज कराना चाह रही है, तो ये सेक्शन 25 के अंदर आता है। और इसके अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर, कितने? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स को क्या करना होगा? रिटन में अपनी जो है असेंट देना होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यदि टोटल मेंबर्स 9 हैं तो इसका 2/3 यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 2 6। तो 6 लोगों को अपना जो है वो कंसेंट देना होगा। यदि 6 लोग अपनी कंसेंट सहमति देते हैं तो ही जो नेम है उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब एक ट्रेड यूनियन अपने नेम को चेंज करना चाह रही है तो उसके टोटल 2/3 मेंबर्स को जो है वो रिटन में अपना कंसेंट देना होगा। अब बात करते हैं अम्लगेशन ऑफ
ट्रेड यूनियन। एम्ब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए दो अलग अलग तरह की ट्रेड यूनियंस हैं और वो सेम मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाना चाहती हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि वन ऑफ जो वोटर्स हैं, ठीक है, उनका वोट एम्ब्लमेशन के लिए होना चाहिए, मतलब या फिर 60% वोट जो है वो एब्लिगेशन में होने चाहिए। मान लीजिए एक में 10 मेंबर हैं, दूसरे में भी 10 मेंबर है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 20 मेंबर। इसका 60% निकालेंगे तो 12 मेंबर। अब यदि 12 मेंबर जो है बट एम्ब्लिगेशन के फेवर में है तो इसको एम्ब्लिगेट कर सकते हैं। एम्ब्लिगेट मतलब दो अलग अलग ट्रेड यूनियन को मर्ज कर सकते हैं, बशर्ते उन दोनों ट्रेड यूनियन के टोटल 60% जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, 60% जो पर्सन होने चाहिए वो इस चीज़ के फेवर में होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है। मैं सभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से बोलूँगा कि प्लीज़ आप नॉलेज स्काई पर अपना प्यार भरोसा बनाए रखें। सारा जो सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट वो हैं वो हिंदी मीडियम में हम कराएं, इंग्लिश मीडियम में भी कराएंगे और हिंदी मीडियम में भी कराएंगे हम। थैंक यू दोस्तों।